वेलकम टू इन्फो टीवी 210। व्यूअर्स, आज हम SDLC की तीसरी फेज रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बारे में डिटेल से जानेंगे। इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी SDLC के बारे में डिटेल से जाना। हमने इसमें देखा कि SDLC एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से डेवलपर कम वक्त, कम कीमत और एक डिसिप्लिन्ड मैनर में एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। SDLC की 8 फेजेस होती हैं: प्लानिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और फाइनल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन एंड मेंटेनेंस। इस प्लेलिस्ट की दूसरी और तीसरी वीडियो में हमने SDLC के पहले 2 यानी प्लानिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग और रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बारे में जाना। आज हम इसकी तीसरी और सबसे अहम फेज रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बारे में डिटेल से जानेंगे। इस फेज में डेवलपर सॉफ्टवेयर बनाने का एक मुकम्मल रोड मैप तैयार करते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इसकी लिमिटेशन जानने के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ सकती हैं, इनका इल्म होना चाहिए। इसके साथ ही मौजूदा सॉफ्टवेयर में जो चेंजेस करनी है और इस सॉफ्टवेयर का यूजर्स और जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बनाया जा रहा है, इसके ऊपर इम्पैक्ट का अंदाजा भी हमें होना चाहिए। इस फेज में प्रोजेक्ट टीम रोड मैप तैयार करते हुए पिछली फेजेस में गैदर की हुई सब इंफॉर्मेशन जैसा कि प्रोजेक्ट स्कोप, रिसोर्सेज, टाइमलाइन, मैन पावर और बाकी रिक्वायरमेंट्स का इस्तेमाल करती है। तो इस फेज के सबसे पहले स्टेप में हम अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई सूटेबल मॉडल सेलेक्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल या पैराडाइम्स हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करने में मदद देते हैं। फिर याद रखें कि हर मॉडल के सेट ऑफ टूल्स, मेथड्स, प्रोसीजर्स और काम करने का तरीका, तरतीब और आउटकम एक्सपेक्टेशंस अलग-अलग होती हैं। व्यूअर्स, इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर हमने एक अलग वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्यूअर्स, याद रखें कि मॉडल सिलेक्शन एक इंतहाई अहम काम है और आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इसकी टाइप देखकर आप खुद बेहतर मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं। एनालिसिस फेज में सबसे अहम काम होता है मुख्तलिफ किस्म की डायग्राम्स बनाना। इन डायग्राम्स की मदद से हम रिक्वायरमेंट्स को न सिर्फ बेहतर तरीके से समझ सकते हैं बल्कि इनको डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। इस तरह सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सारा रोड मैप डायग्राम्स और टेबल्स की शक्ल में हमारे सामने आ जाता है। व्यूअर्स, इन तमाम डायग्राम को डिस्कस करने से पहले आपको एक बात बताते चलें कि आपके पास डिटेल डाटा डिक्शनरी मौजूद होनी चाहिए जो कि आपको ये डायग्राम बनाने में काफी हेल्प करेगी। इस फेज में हम 8 किस्म की डायग्राम्स बनाते हैं। नंबर 1, यूज केस डायग्राम। इस डायग्राम का मकसद ये होता है कि जितने भी यूजर यानी एक्टर होते हैं, इनके रोल्स और इनका सिस्टम के साथ होने वाला इंटरेक्शन आइडेंटिफाई किया जा सके। इस तरह ये डायग्राम यूजर पर्सपेक्टिव्स देती हैं और पूरे सिस्टम की फंक्शनैलिटी को ऊपर से दिखाती हैं। यूज केस डायग्राम को हम यूजर रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करने और सिस्टम या सॉफ्टवेयर की बाउंड्रीज डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सामने दी गई पिक्चर एक यूज केस डायग्राम है। ये एक होटल मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इस यूज केस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक्टर और प्रोसेसेस के साथ इंटरेक्शन किस तरह हो रहा है। नंबर 2, एक्टिविटी डायग्राम। ये डायग्राम सिस्टम में होने वाले वर्क फ्लो या प्रोसेस फ्लो को मॉडल करने के लिए इस्तेमाल होती है। इस डायग्राम में सिस्टम को बनाने के लिए जो एक्टिविटीज होनी है और जो डिसीजन पॉइंट्स होने हैं, इनकी तरतीब और सीक्वेंस दिखाई जाती है। एक्टिविटी डायग्राम हम किसी भी यूज केस या बिजनेस प्रोसेस के डिटेल लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सामने दी गई पिक्चर में आप एक एक्टिविटी डायग्राम देख सकते हैं। इसमें आप नोट करें कि होटल में होने वाले रूम बुकिंग के लिए तमाम एक्टिविटीज को शो किया गया है। नंबर 3, सीक्वेंस डायग्राम। एनालिसिस फेज की ये डायग्राम सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स, कंपोनेंट या ऑब्जेक्टिव के आपस में होने वाले इंटरेक्शन को जाहिर करती है। इस तरह ये डायग्राम देखकर हमें अंदाजा हो सकता है कि सिस्टम के मुख्तलिफ कंपोनेंट आपस में किस तरह और किस सीक्वेंस या ऑर्डर से
मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं। इस डायग्राम को इस्तेमाल करके हम सिस्टम के डायनेमिक बिहेवियर और होने वाले कम्युनिकेशन पैटर्न को समझ सकते हैं। सामने दी गई पिक्चर में आप एक सीक्वेंस डायग्राम देख सकते हैं। इसमें आप नोट करें कि किस तरह होटल मैनेजमेंट सिस्टम में मुख्तलिफ पार्ट्स, कंपोनेंट या ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्शन करते हैं। SDLC के एनालिसिस फेज में स्टेट डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। स्टेट डायग्राम ये जाहिर करती है कि एक ऑब्जेक्ट या सिस्टम किन मुख्तलिफ स्टेट में हो सकता है और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन कैसे होती है। इस डायग्राम को हम इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें सिस्टम, ऑब्जेक्ट्स और कंपोनेंट को मॉडल करना होता है जो इवेंट के साथ अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं। सामने दी गई पिक्चर में आप स्टेट डायग्राम देख सकते हैं। इसमें आपने नोट किया होगा कि सिस्टम या ऑब्जेक्ट किन स्टेट में हो सकता है। ये डायग्राम भी होटल मैनेजमेंट सिस्टम के मुख्तलिफ स्टेट को शो करती है। नंबर 5, कोलैबोरेशन डायग्राम। SDLC के एनालिसिस फेज की इस डायग्राम में सिस्टम, ऑब्जेक्ट्स और कंपोनेंट के आपस में इंटरेक्शन को शो किया जाता है। इस तरह इस डायग्राम से पूरे सिस्टम का स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप शो किया जाता है। ये डायग्राम हमें डिटेल में बताती है कि ऑब्जेक्ट्स या कंपोनेंट किसी भी सिनेरियो में किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। सामने दी गई पिक्चर्स में आप कोलैबोरेशन डायग्राम्स देख सकते हैं। इसमें आप होटल मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स को आपस में इंटरेक्ट करता हुआ देख सकते हैं। छठे नंबर पर DFTs, डाटा फ्लो डायग्राम्स। DFTs हमें शो करती हैं कि सिस्टम में डाटा किस तरह फ्लो करता है। इससे हम सिस्टम, प्रोसेसेस, डाटा स्टोर्स और डाटा फ्लोज को शो कर सकते हैं। DFTs की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि सिस्टम में डाटा किस तरह प्रोसेस और ट्रांसफॉर्म होता है। DFT 3 लेवल की होती हैं, कॉन्टेक्स्ट लेवल या 0 लेवल, 1 लेवल और फिर 2 लेवल। सामने दी गई पिक्चर्स में आप DFTs देख सकते हैं। इसमें आप नोट करें कि पहले से आखिरी लेवल तक सिस्टम एक्सपेंड होता है। फर्स्ट लेवल पर सिस्टम क्लोज होता है। 1 लेवल पर सिस्टम के मेन प्रोसेस और डाटा स्टोरेज को दिखाया जाता है और सेकंड लेवल पर तमाम प्रोसेस और डाटा स्टोरेज को शो किया जाता है। 7वें नंबर पे ER डायग्राम। जब सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स, प्रोसेस, डाटा फ्लो और हर पॉइंट को पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया जाता है तो फिर ER डायग्राम बनाई जाती है। ER डायग्राम को एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी कहा जाता है। ये सबसे अहम डायग्राम होती है जिससे हम डेटाबेस में मौजूद डाटा के आपस में रिलेशनशिप को शो करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि सिस्टम के मुख्तलिफ एंटिटीज आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेट करती हैं। ER डायग्राम को हम डेटाबेस स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमें सिस्टम के लिए डाटा रिक्वायरमेंट को भी डिफाइन करने में मदद मिलती है। सामने दी गई पिक्चर में आप एक ER डायग्राम देख सकते हैं। इसमें आप नोट करें कि किस तरह एंटिटीज आपस में रिलेट करती हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को यूज करेंगे तो फिर आपको क्लास डायग्राम की भी जरूरत पड़ सकती है। ये डायग्राम सिस्टम के एक स्टैटिक स्ट्रक्चर को शो करती है। इससे हम क्लासेस, इनके एट्रीब्यूट्स, मेथड्स और मुख्तलिफ रिलेशनशिप को दिखा सकते हैं। क्लास डायग्राम बनाते हुए ER डायग्राम हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इस डायग्राम को यूज करके हम सिस्टम एंटिटीज को ना सिर्फ मॉडल करते हैं बल्कि इनके आपस में रिलेशनशिप को शो करते हैं। इस तरह सिस्टम आर्किटेक्चर को डिजाइन करने की फाउंडेशन एस्टेब्लिश हो जाती है। सामने दी गई पिक्चर में होटल मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास डायग्राम देखी जा सकती है। होटल मैनेजमेंट सिस्टम में किस तरह क्लासेस, इनके एट्रीब्यूट, मेथड्स और इनके दरमियान रिलेशनशिप होता है उसको आप देख सकते हैं। क्लास डायग्राम हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में हेल्प करती है। आखिर में हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सब डायग्राम बनाने से हम बेहतर तरीके से सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, बिहेवियर और स्ट्रक्चर को ना सिर्फ विजुअलाइज कर सकते हैं बल्कि इसको अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। इसे डिजाइन और डेवलपमेंट शुरू करने से पहले सब स्टेक होल्डर को डायग्राम की शक्ल में पूरे सॉफ्टवेयर या सिस्टम की एक क्लियर शक्ल नजर आ जाती है और साथ ही इनको सिस्टम की बेहतर अंडरस्टैंडेबिलिटी भी डेवलप हो जाती है।
और व्यूअर्स इन तमाम डायग्राम को आप किसी भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं, जैसे कि विजियो, ईड्रा, कैनवा और जो भी सॉफ्टवेयर आपको इजी लगे। व्यूअर्स उम्मीद है आपको रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस फेज की समझ आ चुकी होगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। STLC की बाकी फेजेस पर भी हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है जो कि आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट लिखकर आगाह करें। शुक्रिया।